जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जेपीएससी में जो पेपर 2 है, जिसके अंतर्गत झारखंड का जो सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, उसी के अनुरूप जो है हम लोग यहाँ पे झारखंड के जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं जो कि पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है, उसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कुछ पार्ट, और अन्य जो पार्ट हैं, अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं, परंपरागत शासन व्यवस्थाएं, उसको हम लोग आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास से संबंधित उनके जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं रही है झारखंड में, उसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो पहला सेक्शन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेक्शन में वो क्या है, तो वो है झारखंड का इतिहास। ठीक है, झारखंड का इतिहास के अंतर्गत ही जो है हम लोग को झारखंड की जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। इसमें टोटल आप देखिएगा तो 8 प्रश्न जो है इस जो है सेक्शन से पूछा जाता है। तो इससे पहले के वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, इन दोनों से जो है एक एक प्रश्न जो है बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, जेपीएससी के पीटी एग्जाम में। तो आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, तीसरी जो शासन व्यवस्था है वो है प्राह पंचायत शासन व्यवस्था। इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे भी एक प्रश्न जो है जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि जब सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है तो इससे एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इन दोनों मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वहाँ से लाइन बाय लाइन बताया गया है, मेन मेन पॉइंट को बताए गए हैं। आप वहाँ से जो ये दोनों जो शासन व्यवस्थाएं हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मेन मेन पॉइंट को जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज शुरू करते हैं प्राह पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है हम लोग उड़ान बुक से जो है लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी के पास तो उड़ान बुक होगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही बुक का जो है अध्ययन करेंगे, वही बुक से हम लोग प्राह पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण संगठन है, पद हैं, जो भी संबंधित तथ्य है, उसका विवरण यहाँ पे बढ़िया तरीके से दिया गया है, तो उसी को हम लोग अच्छे ढंग से जो है अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो शासन व्यवस्था है, प्राह पंचायत शासन व्यवस्था, ये मुख्यतः कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही देख पा रहे हैं कि ये उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये जो प्राह पंचायत शासन व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा ये किसकी शासन व्यवस्था है, तो ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि ये जो प्राह पंचायत शासन व्यवस्था है, ये बेसिकली मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी ना, जो हम लोग पिछले वीडियोज में देखे हैं, उससे ये मिलता जुलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था पाई गई है झारखंड में, उससे जो है ये मैच करता है, मिलता जुलता है। उसकी जो भी परंपराएं रही हैं, जो भी पद रहे हैं, महत्वपूर्ण पद, संगठन, उससे जो है ये मेल खाता है। ठीक है, मतलब उससे ये मिलता जुलता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये प्राह पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो ध्यान रखना है उरांव जनजाति। ठीक है, और ये मुंडा से जो है ये मिलता जुलता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पद को देखेंगे, संगठन को देखेंगे, है ना, और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उसका जो विवरण यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला पद को देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो पद है वो है महतो का। तो इस जो शासन व्यवस्था है, प्राह पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का पद दिया गया। तो देखिए, महतो जो होता है यहाँ पे वो कौन होता है, वो गांव का जो है ना प्रधान होता है, गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। कौन? महतो। ठीक है, यानी कि प्राह पंचायत शासन व्यवस्था में महतो जो होता है वो पूरे गांव का एक प्रधान व्यक्ति होता है। क्लियर? तो यहाँ पे वही दिया गया है कि इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि महतो जो होता है ना, गांव स्तर पर जो भी विवाद होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस मामले का जो है निपटारा इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो विवाद होते हैं उनका जो निपटारा है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो ये महतो के द्वारा करवाया जाता है। और इस कार्य के लिए गांव के जो है कुछ अनुभवी और कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों का जो है सहायता इसमें रहता है। ठीक है, मतलब महतो का जो है कुछ अनुभवी और कुछ बुजुर्ग लोग जो है सहायता करते हैं, किसको? महतो को। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ बुजुर्ग और कुछ अनुभवी व्यक्ति जो है महतो को मदद करते हैं। तो महतो जो होता है उनके पास क्या होता है, एक प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार उनके पास होता है। ठीक है, मतलब दोनों प्रकार के जो अधिकार होते हैं, प्रशासनिक हो या फिर न्यायिक हो, दोनों का अधिकार महतो के पास दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे की जो पद है वो है मांझी का। देखिए, प्राह पंचायत शासन व्यवस्था में मांझी पद क्या होता है, मांझी पद जो है, इसमें मांझी पद किसको बोला गया? तो देखिएगा, तो महतो का जो सहयोगी होता है ना, मतलब महतो को जो मदद करता है, महतो कौन होता है? तो गांव का प्रधान होता है, और उसका जो मदद करता है उसको मांझी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि यह जो है महतो का सहयोगी होता है, और जो महतो पंचायती आदर्शों को आम लोगों तक, ठीक है, अन्य लोगों तक ये पहुँचाने का कार्य करता है।
ठीक है। मतलब पंचायत में जो भी निर्णय लिए गए हैं, आदर्श बात बोले गए हैं या कोई भी कार्य को बताए गए हैं, तो उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वो होता है मांझी करता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात याद रखना है कि ये जो होता है ये महतो का सहयोगी होता है। और महतो कौन होता है? तो गाँव का प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रधान होता है। तो हम लोग 2 पद को देख चुके हैं। आगे हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे एक अन्य पद है, वो है पढ़ा। पद नहीं है, ये बेसिकली जो है पंचायत है। ठीक है। जो हम लोग आम भाषा में पंचायत के रूप में जानते हैं, वही जो है यहाँ पे बताया गया है। इस शासन व्यवस्था में पढ़ा क्या है? तो पढ़ा जो है हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि ये जो शासन व्यवस्था है, ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मेल खाता है। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये जो पढ़ा होता था वो क्या होता था? कई गाँव से मिलकर जो भी पंचायत का निर्माण किया जाता था वही पढ़ा होता था। तो यहाँ भी वही है जो कि लिखा गया है। कई गाँव कहने का मतलब 5, 7, 11 या 21 और 22 गाँव से मिलकर बनी पंचायत को ही पढ़ा कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है कई गाँवों से मिलकर जो भी पंचायत का निर्माण किया जाता है उसको पढ़ा कहा जाता है। अब देखिए ये क्या करता है, हम लोग वहाँ भी देख चुके हैं कि पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक गाँव। ठीक है। कि जो भी विवाद होते हैं, छोटे छोटे विवाद होते हैं, उसका निपटारा का कार्य जो है ये पढ़ा में किया जाता है। ठीक है। मतलब पंचायत स्तर पे ये करता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य यही होता है कि जो भी 2 या 2 से अधिक गाँव के जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा इनके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, एक सेकेंड, ये जो पढ़ा होता है ना ये 3 भागों में विभक्त होता है। ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ा जो होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। जैसे कि मान लीजिए, एक सेकेंड, ये है पढ़ा। ठीक है। पढ़ा पढ़ा जो है ये 3 भागों में विभक्त होता है। इसको हम लोग समझते हैं। ये होता है पहला भाग। ठीक है। जो कि उच्च स्तर का होता है। ठीक है। इसको हम लोग उच्च स्तर ही मान के चलेंगे। पहला जो होता है ये उच्च स्तर का होता है, उच्च। दूसरा जो होता है वो मध्य स्तर का होता है। 3 भागों में भी बांटा गया है इसको। और जो तीसरा होता है उच्च मध्य हो गया और निम्न स्तर का। ठीक है। एक सेकेंड, निम्न स्तर, निम्न स्तर। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो है जो भी विवाद हुए, ठीक है, जो भी विवाद हुए तो सबसे पहले निम्न स्तर और मध्य स्तर यहाँ तक जो है भेजा जाता है। ठीक है। यदि पंचायत में जो भी विवाद होता है उसका निपटारा होने के लिए निम्न स्तर और मध्य स्तर यहाँ तक जो है भेजा जाता है। यदि उस विवाद का निपटारा ये दोनों स्तर पर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तब इसका जो है निर्णय लेने का जो कार्य है वो कहाँ भेजा जाता है? उच्च स्तर पर। पंचायत का जो उच्च स्तर होता है, पढ़ा का जो उच्च स्तर होता है वहाँ तक भेजा जाता है। ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है, पढ़ा जो होता है वो 3 स्तरों में विभाजित किया गया यहाँ पे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। और यहाँ पे सबसे पहले निम्न स्तर में और मध्य स्तर में यदि कोई भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाया तो उसको फाइनली उच्च स्तर में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या दिया गया। तो आगे देखिएगा, तो ये बेसिकली हाँ यही यहाँ पे दिया गया, निम्न, मध्य और उच्च स्तर में विभक्त होता है तथा निम्न एवं मध्य स्तर के पंचायत में जो फैसले का निपटारा ना होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। यह भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। और पंचायत की कार्यवाही में जो है पुरुषों के साथ साथ ध्यान रखिएगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महिलाओं की भी सहभागिता होती है। ठीक है। यानी पुरुष के साथ साथ यहाँ पे महिलाएं भी भाग लेती हैं पढ़ा पंचायत, ये हाँ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक अन्य पद है, वो है पढ़ा राजा। देखिए ये क्या होता है, ये जो पढ़ा राजा है हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में भी देख चुके हैं। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में भी देख चुके हैं कि पढ़ा राजा कौन होता था। ठीक है। तो पढ़ा राजा बेसिकली क्या होता था कि जो भी पढ़ा पंचायत होता है ना उसका ये प्रमुख होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पढ़ा राजा वो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। और वैसे मामले का निपटारा जो ग्रामीण स्तर पर नहीं, ग्रामीण स्तर पर जो है महतो के द्वारा जो किया जाता है, यदि उनके द्वारा नहीं किया जा सके तो उसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो पढ़ा राजा के पास भेज दिया जाता है। ठीक है। तो पढ़ा राजा आप देख लिए, पढ़ा पंचायत का प्रमुख हो गया। और जो भी मामलों का निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो के पास, महतो के यहाँ नहीं हो पाया उसका निपटारा, तो इसको पढ़ा राजा के यहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है पढ़ा दीवान। ठीक है। पढ़ा दीवान, अब देखिए इसको हम लोग आसान भाषा में समझें तो पढ़ा दीवान क्या होता है? पढ़ा दीवान को जो है ना आप सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही दिया गया कि यह जो है सर्वोच्च पदधारी पद है। यह जो पद है पढ़ा दीवान, ये उच्च स्तर का पद है। ठीक है। सर्वोच्च पदधारी पद है। और यह क्या करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है।
यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। ये जो पढ़ा दीवान होता है, ये जितने भी पढ़ा राजा होता है उनसे ऊपर होता है। और इनके जो भी इनके बीच में यानी पढ़ा राजाओं के बीच में जो भी समन्वय होता है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो पढ़ा दीवान जो है उनके द्वारा करवाया जाता है। उनके बीच में जो भी संबंध है उसका निराकरण करवाया जाता है। ठीक है। अब पढ़ा राजा के अनिर्मित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है। यानी पढ़ा राजा के द्वारा जो भी कार्य यदि उनके द्वारा नहीं किया गया हो तो उसको पढ़ा दीवान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पद को देख चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे जो है इनके क्या क्या और भी संगठन, क्या क्या और भी पद जो है वो दिया गया है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो पद है वो है पाहन। यहाँ पे पाहन। पाहन क्या होता है? जैसा कि हम लोग पिछले के वीडियोज में देख चुके हैं, यानी जो भी शासन व्यवस्थाएं हम लोग देखें, मुंडा हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग पाहन के बारे में देख चुके हैं। पाहन होता क्या है? तो पाहन जो होता है वो गाँव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है। उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो जो भी कार्य धार्मिक से रिलेटेड होता है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान हो गया, पूजा पाठ हो गया, जो भी पर्व त्यौहार में, शादी ब्याह में आदि संबंधित जो भी कार्यक्रम का जो संचालन होता है वह जो है वो पाहन ही करता है। ठीक है। पाहन के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें क्या है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन की जो नियुक्ति है ना, वो किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। ठीक है। यानी इसका जो नियुक्ति है वो किसको किया जाता है, नियुक्त किसको किया जाता है, तो कोई शादीशुदा व्यक्ति को ही पाहन बनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पाहन को जो भूमि दी जाती है ना उसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहनई भूमि कहा जाता है। ठीक है। पाहन को जो है भूमि जो प्रदान किया जाता है उसको पहनई भूमि कहा जाता है। और हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में देख चुके हैं कि जो पाहन को जो भूमि दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? डाली कटारी भूमि बोला जाता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहनई भूमि बोला गया है। चलिए, तो याद रखिएगा, ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को जो भूमि दिया जाता है उसको पहनई भूमि कहा जाता है। चलिए, तो शुरुआत में पाहन का जो प्रमुख कार्य होता है वो गांव के सभी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों का संचालन करना होता है। ठीक है, करना था। तथा इससे संबंधित कुल को क्या बोला जाता है? पाहन खूंट कहा जाता है। ठीक। चलिए, यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पद को देखते हैं। नेक्स्ट जो संगठन है वो है बैगा का। बैगा कौन होता है? देखिए, बैगा, इसको वैदा भी बोला जाता है। ठीक है, वैदा भी बोला जाता है। और ये कौन होता है? तो ये अभी हम लोग जो पाहन देखे ना उसका ये मदद करने का काम करता है। पाहन का ये सहयोगी होता है बैगा। तो यह जो है ये सामान्यतः क्या करता है? ग्रामीण देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। ठीक है। ग्रामीण जो भी देवी देवता हैं उनको ये पूजा करके, उनकी जो भी पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है? तो बैगा करता है। ठीक है। और महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही जो है गांव के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया कि बैगा जो होता है वो क्या करता है कि ग्रामीण देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। और साथ ही साथ महतो जो कि गाँव का प्रधान होता है, गांव का जो है प्रधान होता है, तो उस कार्यभार को बैगा ही जो है महतो से पहले, महतो के जो भी कार्यभार हैं उससे पहले बैगा ही जो है गांव का जो है पुरोहित होता है, मतलब पूजा करने वाला होता है। और उसका लौकिक प्रधान भी होता है बैगा। ठीक है। अब आगे हम लोग एक संगठन देखते हैं, वो है डाड़ा पढ़ा। ठीक है। डाड़ा पढ़ा ये क्या है? तो ये बेसिकली जो है कई गाँव से मिलकर एक संगठन बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। ठीक है। सदस्य बनाया जाता है, उसका अधिकार कुछ दिए जाते हैं और दर्जा प्रदान किया जाता है। इनमें पदों के अनुरूप सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और पहचान जो है चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो यहाँ तक जो हम लोग देख चुके हैं डाड़ा पढ़ा के बारे में। तो ये जो है कई गाँव से मिलकर बना एक संगठन होता है। और उनके जो भी उनके अनुसार जो भी उनके सदस्यों का जो अधिकार होता है, कर्तव्य होता है और उनका जो पहचान चिन्ह है वो सभी प्रदान किए जाते हैं डाड़ा पढ़ा के अंतर्गत। ठीक है, इस संगठन के अंतर्गत। आगे हम लोग नेक्स्ट जो पद है वो है पढ़ा पंच। देखिए, पद नहीं है ये, बेसिकली क्या है कि वार्षिक तौर पे इसका एक आयोजन किया जाता है। ठीक है। उसमें क्या है कि आश्विन पूर्णिमा के दिन, ठीक है, के दिन इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि एक जो है समारोह बोल सकते हैं इसको, कि साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है पढ़ा पंच का। उसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि पढ़ा पंचायत में जो शासन व्यवस्था है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं, जो भी महतो मांझी या फिर पढ़ा दीवान राजा को जो भी कार्य दिए गए हैं वो सभी से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो है इस आयोजन के तहत, पढ़ा पंच का जो आयोजन होता है उसके तहत ये सभी को देखा जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी है दूध भैया गाँव। ठीक है, दूध भैया गाँव ये क्या होता है? देखिए, दूध भैया गाँव जो होता है ना,
ये बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि एक गाँव, एक दुधवैया गाँव क्या होता है, दुधवैया गाँव जो होता है, जैसे एक मान लीजिए एक पढ़ा मतलब एक पंचायत है यहाँ पे, और एक अन्य पंचायत है, एक अन्य पढ़ा है, ठीक है। तो यदि एक पढ़ा का जो है एक गाँव यदि वो जाना चाहता है दूसरे पढ़ा में, मतलब दूसरे पंचायत में वो यदि शामिल होना चाहता है, तो बिना किसी निर्बाध के, बिना कोई संबंध में मनमुटाव के आप जो है वो जो गाँव है वो दूसरे पंचायत में जा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई गाँव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद के, ठीक है, बिना किसी मनमुटाव के किसी अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे ही दूधमैया गाँव कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये जो जब दूधमैया गाँव नए पढ़ा में शामिल होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अंतर पढ़ा बन जाता है, ठीक है, मतलब अंतर पढ़ा उसको कहा जाता है। एक जब दूधमैया गाँव कहने का मतलब वो दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अंतर पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अंतिम में कि कुछ अन्य तथ्य भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अन्य तथ्य ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बन सकता है। इसमें क्या होता है कि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को क्या बोला जाता है, पढ़ा राजा गांव बोला जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव बोला जाता है, दूसरे को जो है दीवान गांव बोला जाता है, तीसरे को जो है पनेरे गांव, ध्यान रखिएगा पनेरे गांव, और चौथे को जो है कोटवार गांव बोला जाता है, और जो शेष गांव जो बच जाता है उसको प्रजा गांव कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ दर्जे यहाँ पे दिए गए हैं कि पहला जो गांव होता है उसको पढ़ा राजा गांव, दूसरा जो गांव होता है वो दीवान गांव, तीसरा पनेरे गांव, चौथा कोटवार गांव, और जो बच जाता है उसको प्रजा गांव कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है बेसिकली पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्थाएं में जो भी उनके संबंधित संगठन थे, तथ्य थे, उनको हम लोग उड़ान बुक से कवर किए, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीडिंग किए, समझें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। तो यदि आपको कहीं भी इसमें डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, वहाँ से आपको जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो हम मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था को जो हम लोग बताए हैं, लाइन बाय लाइन जो रीडिंग किए हैं हम लोग, तो उसका वीडियो यदि आप नहीं देखें तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए जहाँ भी कहीं भी डाउट होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।